नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाली है दोस्तों, उसके लिए हिस्ट्री अर्थात इतिहास चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं और वैसे प्रश्न को लेकर के आए हैं जिसका कनेक्शन सीधे बिहार बोर्ड से है। जी हाँ दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो हूबहू यही प्रश्न को आप देख पाइएगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्न पत्र पे चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी लाइन लिखी गई है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। यदि हमें सही समय पर सही शिक्षा नहीं मिल पाती है और एक सही दिशा नहीं मिल पाती है तो हम असफल रह जाते हैं प्यारे साथी, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सही दिशा के साथ सही समय पर एक बेहतरीन शिक्षा दिलाने का वादा करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रवाद क्या है? तो आंसर क्या, पहले मैं समझ लेता हूँ राष्ट्रवाद है क्या चीज़, है ना। पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद जो है कुछ नहीं, यह प्रेम के प्रति भावना है। यानी कि जैसे कि हम लोग राष्ट्रवाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं और वे आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार की भेदभाव लड़ाई झगड़ा समाज में नहीं करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ऐसा होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है ना। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, प्रेम को दिखाना, है ना, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में इस प्रकार की भावना जन्म होती है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। यह राष्ट्रवादी व्यक्ति है, यानी कि उसे उसी नाम से पुकारा भी जाता है जो मिलजुल करके रहते हैं, समाज में अच्छे से रहते हैं, हर समस्या में लोगों का साथ देते हैं, दुख सुख में, है ना, तो उसे ही राष्ट्रवादी कहते हैं। समझ में आ गई होगी। आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आंसर पर चलते हैं। आंसर क्या कहता है? राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की एक ऐसी भावना है जो सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। और राष्ट्रवाद का विकास जो है 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद का जो विकास है वह कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी को यूरोप में हुई थी। यह बात याद रखिएगा। आई होप कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी प्रश्न है दोस्तों, 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? जी दोस्तों, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था जो हुआ 1789 की क्रांति? तो चलिए हम लोग समझते हैं। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक था, आर्थिक था, सामाजिक था, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण कौन कौन थे? तो राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासन लुईस 16वां था।
जी दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जब चल रही थी उस समय वहाँ का राजा लुईस 16वां था और इसके शासनकाल में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। जिस समय लुईस 16वां शासन कर रहा था फ्रांस में, उस समय स्थिति बिल्कुल खराब थी लोगों की। हर देश की स्थिति दयनीय हो चुकी थी और चूंकि उस समय भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, उस समय भ्रष्टाचारियों का चलता था और सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति है ना, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति दम खराब हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, खराब हो चुकी थी। जी दोस्तों, यही इसमें बताया गया है। चूँकि लुईस 16वां एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, वह अच्छा राजा नहीं था, इसीलिए उस समय बहुत प्रकार की समस्या हुई थी। यही कारण रहा कि लुईस 16वां अच्छे शासक नहीं थे। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और तीसरी नंबर है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो सर्वहारा का मतलब होता है प्यारे साथी, जो सर्वहारा, सर्व का मतलब सभी और हारा का मतलब हारना, यानी कि वैसे लोग जो सभी जगह से हार चुके हों, उससे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। छोटी सी सिंपल से बात में समझे तो वैसे लोग जो सभी जगह से हार चुके होते हैं, यानी कि और मतलब कि इस वर्ग में, सर्वहारा वर्ग में हमारे छोटे किसान आते हैं और मजदूर आते हैं, है ना, और गरीब लोग शामिल होते हैं, है ना। वैसे वर्ग जिसके पास पूंजी की कमी होती है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। बस चलिए हम लोग आंसर पर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो गरीब हो, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, यानी वैसे लोग जिसमें किसान हो, मजदूर हो और गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसके पास पैसे की कमी होता है, जिनकी स्थिति दयनीय होती है, यानी उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी प्रश्न नंबर 4 है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग यानी कि एक मिडिल फैमिली को कहा जा रहा है। जी दोस्तों, मध्यम वर्ग यानी मिडिल फैमिली कैसे होते हैं, जैसे हम सब हैं एक प्रकार से, है ना। वैसे लोग जो कि व्यापार करते हैं, नौकरियों करते हैं, छोटे छोटे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना, अपने परिवार को चला रहे हैं, वैसे वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। चलिए हम लोग आंसर पर चलते हैं। आंसर क्या कहता है प्यारे साथी, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। जी दोस्तों, उसे ही हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है, जालवेराइन क्या है। क्या पूछा गया है, जालवेराइन क्या है। तो जालवेराइन जो है प्यारे साथी, यह एक व्यापारियों की संगठन थी, व्यापारियों की संस्था थी, जिसमें जब व्यापारियों का शोषण हो रहा था उस समय यह संस्था को लागू किया गया था। यह संस्था व्यापारियों के हितों के लिए था, उनकी सुरक्षा के लिए जालवेराइन नामक संस्था को स्थापित किया गया था। जी दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। और यह जालवेराइन संस्था जो है प्रशा के द्वारा स्थापित किया गया था और 1834 ईस्वी में, कब 1834 ईस्वी में जालवेराइन नामक संस्था की स्थापना हुई और प्रशा ने किया था। जी दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। आंसर क्या कहता है, जालवेराइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 ईस्वी में प्रशा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का सुरक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक
रूप से एक कर दिया। जालवेराइन नामक जो संस्था थी वह व्यापारियों के लिए थी और इन्होंने पूरे जर्मनी को एक कर दिया, आर्थिक रूप से एक बना दिया। जी दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है, आई होप कि आपको यह भी प्रश्न याद हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है, वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था। जी दोस्तों, वियना सम्मेलन आप शायद पढ़े होंगे तो आपको पता होगी कि क्या कैसे था। तो वियना सम्मेलन क्या था। तो वियना सम्मेलन जो है यह मुख्य लक्ष्य या फिर उद्देश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, तो मैं बता दूं, वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था, नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में जो भी परिवर्तन लाया गया था उसे समाप्त कर देना। जी दोस्तों, नेपोलियन जो भी अच्छे काम किए, बुरे काम किए, है ना, उन सभी को समाप्त कर देना काम था वियना सम्मेलन में। वियना सम्मेलन का मेजबानी या फिर नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मेटरनिख कर रहा था। और मेटरनिख चाहता था कि नेपोलियन जो भी काम किया है उसे क्या करे, समाप्त कर दे, पुरानी ही व्यवस्था को लागू कर दे, है ना। जो भी नेपोलियन बोनापार्ट बदलाव किया समाज में, उन सभी को दबाना चाहता था कौन, मेटरनिख। चूँकि वियना सम्मेलन की जिम्मेदारी नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था और उसी का ऐसा कहना था कि जो भी नेपोलियन बोनापार्ट काम किया है उसे समाप्त कर दिया जाए, समाज में किसी भी प्रकार की भलाई ना हो। जी दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। हमारा आंसर क्या कहता है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है ना, उसे दोहराया ना जाए, है ना, उसे दोहराया ना जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उसे दबा दिया जाए। और कहा गया यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह कौन कह रहा था, तो मेटरनिख का कहना था। मेटरनिख कह रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो भी अच्छा काम किया है ना, उसे उन सभी काम को दबा दिया जाए, पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। जिस प्रकार से पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था रहेगी और पहले की व्यवस्था प्यारे साथी बिल्कुल ख़राब थी, अच्छा नहीं था। मेटरनिख ऐसा ही चाहता था। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रश्न नंबर 7 है, मेटरनिख कौन था। अभी हमने बता दिया आपको कि मेटरनिख एक अच्छा शासक नहीं था। जी दोस्तों, और इसी के विषय में पूछा जा रहा है। हालांकि मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, शासक करने वाला। जी हाँ दोस्तों, यह अच्छा शासक नहीं था, यह अच्छे से शासन नहीं कर पाया, जनता की हर समय दुख तकलीफ देते रहा। जी दोस्तों, यह एक रूढ़िवादी शासक था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक इसे कह सकते हैं। चलिए हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। आंसर क्या कहता है, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। देखिए दोस्तों, यह कितना खराब शासक था। यह कहता था कि किसी भी देश में शासन करो, बढ़िया से रहो, लेकिन जनता को किसी भी प्रकार की भलाई ना करो, है ना, किसी भी प्रकार की जनता की भलाई ना करो ताकि जनता ऐसे रह जाए। जी दोस्तों, ऐसा मेटरनिख चाहता था, तो ये तो गलत बात थी। इसीलिए मेटरनिख जो था वह घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है अच्छा शासक नहीं है। जी दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रश्न नंबर 8वीं है, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सी बात है, जिस समय मेटरनिख आया है और जहाँ तक रहा है, जिस समय तक वे रहा है, उनके बीच में जो सारी घटनाएं घटी उसी काल को मेटरनिख काल कहा जाता है।
जी दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर की ओर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिख काल कहा जाता है। चूँकि जब वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का जो समय रहा वह मेटरनिख का समय रहा। उस समय मेटरनिख शासन किया यूरोप में, है ना, और इसी को मेटरनिख काल कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का कुलपति था, जैसे कि मैंने पिछले भी बता चुका हूँ। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, राजा था, है ना, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था, इसका एक ही मूल मंत्र था कि परिवर्तन में बाधा पहुँचाना, यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उनमें बाधा पहुँचाएंगे। और बाधा क्या पहुँचाती थी? यह पहुँचाता था पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे, यानी कि इसकी एग्जाम्पल भी है दोस्तों। जैसे ये बाधा क्या पहुंचाता था? तो बाधा यही पहुंचाता था यूरोप में कोई बदलाव ना हो। यही चाहता था यूरोप में किसी भी प्रकार की बदलाव ना हो, है ना, और जो बदलाव हो चुका है उसे पुनः बदल दिया जाए, पुरानी व्यवस्था को ला दिया जाए। यही तो चाहता था मेटरनिख। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। और तीसरी पॉइंट है, शासन तो करो लेकिन जनता की किसी भी प्रकार की भलाई ना करो, इसका कहना था। यानी शासन करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास ना होने दो। यही मेटरनिख का मूल मंत्र था, परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना करा देता हूं, यदि आप इतना पढ़ लिए तो एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मैं अति लघुतरीय प्रश्न में मैं सिर्फ इतना प्रश्न करा रहा हूँ। बिहार बोर्ड कल्पना भी नहीं करेगी कि मैं इससे ज़्यादा क्या पूछूं। यदि आप मन लगा करके बढ़िया से एक वीडियो को देख करके अपने नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9वीं नंबर में पहुंच गए हैं। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? चूँकि मेजनी को इटली के एककीकरण का मसीहा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इटली का एककीकरण तो आगे किसी और ने भी की थी, गैरिबाल्डी भी थे, है ना, और भी थे, लेकिन अभी मेजनी कौन थे? तो मेजनी से संबंधित कुछ बातें जानते हैं, है ना। जी दोस्तों, कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ, ये मेजनी के कार्य को नहीं पूछा है, मेजनी के बारे में पूछा है, उनसे थोड़ी सी जानकारी पूछी गई है यहाँ पे। तो आंसर है, आंसर क्या कहता है? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एककीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक यानी दार्शनिक था। इन्होंने यानी कि दार्शनिक होने के साथ ही 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। कौन? मेजनी 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, मेजनी ने 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, आप ईस्वी को याद रखिएगा। मैं चूँकि वैसे ही प्रश्नों को लाता हूँ जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम 4 बार, और इस बार 2026 में 5वीं बार पूछी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और वैसे प्रश्न को जब भी लाता हूँ तो बहुत ही सोच समझ करके लाता हूँ। मैं उसमें वैसे आंसर लिखता हूँ जो आपको याद हो जाए और जो कि बढ़िया हो, जिसमें आपको यदि 2 नंबर है तो वह 2 नंबर दे देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कि नहीं, जैसे मैं कराता हूँ आप उसी प्रकार से वहाँ पे लिखिएगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल सकते हैं। और मैं वैसे आंसर को शामिल करता हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हों, जिनसे आपकी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 10वीं नंबर में हम लोग पहुंच गए। बिस्मार्क कौन था? जी हाँ दोस्तों, बिस्मार्क को तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि बिस्मार्क जो है इनका यह 1862 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया। बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए दोस्तों हम लोग आंसर देखते हैं। यह जो थे बिस्मार्क जो थे, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। यह प्रजातंत्र, राजतंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थन था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का क्या किया था दोस्तों? संगठन किया था। आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, आई होप कि आपको 10th नंबर की आंसर समझ में आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 11वां नंबर है, साम्राज्यवाद क्या है? 11 नंबर है, साम्राज्यवाद क्या है? तो इसका आंसर, साम्राज्यवाद का मतलब होता है प्यारे साथी, वह देश, यानी कि कोई बड़ा देश है और वह छोटा देश पर जबरदस्ती अपना शासन जमाना चाहता है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, कोई अमीर व्यक्ति है और वहीं पे एक गरीब व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि यह हमारे जैसा हो। वह हमेशा उस छोटे व्यक्ति पर अपना अधिकार जताता रहेगा, वह उसके अंदर रखना चाहेगा उसको, कि यह मेरे अंदर रहे, है ना, अपना अधिकार जमाएगा। ठीक उसी प्रकार से समाजवाद है। कोई बड़ा देश है ना, शक्तिशाली देश है और कमज़ोर देश पर, छोटे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो वैसा होना साम्राज्यवाद कहलाता है। यानी जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद का शताब्दिक अर्थ ही होता है शोषण करना। याद रखिएगा, साम्राज्यवाद का शताब्दिक अर्थ ही है शोषण करना। आई होप कि आपको 11वीं नंबर के आंसर याद हो गए होंगे, एक आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही आशा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी कुल 11वीं आंसर क्वेश्चन थी और मैंने बेहतरीन तरीक़ों से समझ लिया। यह सभी प्रश्न अति लघुत्तरीय थे। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको 5 नंबर के प्रश्न को कवर करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना करा देता हूँ, बस आप कहीं कोई भी बुक मत पलटिए, इतना ही पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चूँकि आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहा, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।